गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस जीपीसी डूंगरपुर। लास्ट वीडियो में हमने AWT एंड इवेंट हैंडलिंग के बारे में पढ़ा था। इवेंट हैंडलिंग क्या होती है? जब भी किसी कंट्रोल पर, कंट्रोल का मतलब बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बॉक्स है, चेक बॉक्स है, उन पर हम कुछ उनसे इंटरेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं माउस से, या कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर एंटर करते हैं किसी टेक्स्ट बॉक्स में, तो जो घटना घटित होती है उसको हम बोलते हैं इवेंट। और उस इवेंट से एक इवेंट लिस्नर है वो अटैच होता है, रजिस्टर किया हुआ होता है। उसको इवेंट हैंडलर भी बोल सकते हैं, लिसनर भी बोल सकते हैं। वो उस इवेंट को हैंडल करता है। हैंडल करने का मतलब इवेंट तो आपने जनरेट कर दी, बटन पर क्लिक कर दिया, लेकिन उस बटन पर क्लिक होने के बाद में उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उससे कंप्यूटर है क्या रिस्पॉन्स देगा यूजर को, वो होता है इवेंट हैंडलिंग। तो इसका बेसिक हमने GUI पढ़ लिया था, कंट्रोल्स के बारे में पढ़ लिया था, इवेंट हैंडलर लिसनर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इसमें एक तो प्रैक्टिकली जो प्रोग्राम है वो हम इसको कंपाइल और रन करके देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। थ्योरेटिकली हम समझ चुके हैं, बटन्स, चेक बॉक्स, सारी चीज़ें थ्योरेटिकली हम समझ चुके हैं। तो हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। इवेंट्स के बारे में पढ़ लिया था हमने। एक्शन लिसनर्स समझ लिए थे। अब इवेंट हैंडलिंग का जो एग्जाम्पल है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले जो हम सबसे ऊपर लिखते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, अब ये जो प्रोग्राम आपको सिंपली आप सिंपली आप नोटपैड में इसको टाइप कर सकते हैं, या कोई आपके पास दूसरा एडिटर है तो वो भी, लेकिन शुरू में हम नोटपैड के अंदर इसको टाइप करेंगे ताकि हमारी जो टाइपिंग की प्रैक्टिस हो जाए, जो क्लासेस के नाम वगैरह उनकी स्पेलिंग वगैरह है वो थोड़ा याद हो जाए हमें। तो इसमें सबसे ऊपर जो हमने दो लाइनें ली है, इसमें हमने इंपोर्ट किया है। जैसे C++ में हम इंक्लूड करते हैं हैश इंक्लूड, तो वो फाइल क्या होती है, हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड हो जाती है उसका सोर्स कोड। जावा में हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं उसको। फिर java.awt, जावा यहाँ पर क्या है, पैकेज का नाम है। पैकेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लासेज या कलेक्शन ऑफ सब पैकेजेस भी हो सकता है। .awt ये भी क्या है, एक पैकेज है। जावा पैकेज के अंदर खूब सारे पैकेज हैं, उनमें से AWT भी एक पैकेज है। फिर AWT के अंदर भी खूब सारी क्लासेज होंगी। तो AWT जो एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट है, उसके अंदर हमें अगर किसी क्लास की ज़रूरत है, हम पर्टिकुलरली उस क्लास का नाम लिख सकते हैं, या हमें एक से ज़्यादा क्लासेज की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, सबको इंपोर्ट कर लेंगे। तो हम .* लिखेंगे। स्टार का मतलब हुआ सारी की सारी क्लासेज। AWT पैकेज में जितनी भी क्लासेज है उनको सबको इंपोर्ट कर लो, और सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। दूसरी लाइन है import java.awt.event.star। इसमें हमने क्या किया, AWT पैकेज के अंदर इवेंट पैकेज है, उसके अंदर जितनी क्लासेज हैं उनको सबको हमने इंपोर्ट कर लिया। पब्लिक क्लास AWT कंट्रोल डेमो। क्लास हमें पता है, क्लास क्या होती है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो हमने क्या किया है, एक नया डेटा टाइप बना लिया है। जैसे इंट होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, तो वैसे हमने एक नया डेटा टाइप बना लिया। उस डेटा टाइप का नाम क्या है, AWT कंट्रोल डेमो। ठीक है, और क्लास किस टाइप की होगी, पब्लिक होगी। सेमीकोलन कर्ली ब्रेसेज ओपन, प्राइवेट फ्रेम मेन फ्रेम। तो इसमें क्या किया हमने, फ्रेम जो क्लास है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया मेन फ्रेम, और वो किस टाइप का है, प्राइवेट है।
मैंने लास्ट क्लास में जैसे आपको बताया था क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। क्लास क्या होती है, वर्चुअली होती है। आपने सिर्फ क्लास बना दी और ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो कुछ भी नहीं होगा आपका, ठीक है। क्योंकि क्लास वर्चुअली होती है, फिजिकली होता है उसका ऑब्जेक्ट। प्राइवेट लेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया हेडर लेबल, फिर प्राइवेट लेबल क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया स्टेटस लेबल, फिर पैनल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया कंट्रोल पैनल, फिर हमने एक मेथड लिखा पब्लिक AWT कंट्रोल डेमो। ठीक है, तो AWT कंट्रोल डेमो ही हमारा क्लास का नाम है। इसका मतलब ये मेथड क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया। आपको याद होगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड ही होता है। स्पेशल क्यों होता है, क्योंकि उसका नाम वही नाम होता है जो उस क्लास का नाम है। तो अगर किसी क्लास में आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है तो आपको क्या करना है, एक मेथड बनाना है जिसका नाम होगा सेम उस क्लास के नाम के। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर को पहचानेंगे कैसे। तो कंस्ट्रक्टर को पहचानने के लिए उस क्लास के अंदर ऐसा मेथड ढूंढो जिसका नाम उस क्लास के नेम जैसा हो। फिर इसके अंदर हमने एक मेथड को कॉल किया है प्रीपेयर GUI, इसको कॉल कर लिया। फिर हमारा मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जैसे मैंने मेन मेथड बताया था, मेन मेथड होगा किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में। एप्लेट्स में नहीं होता है लेकिन एप्लीकेशन प्रोग्राम में होगा, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ही स्टार्ट मेन मेथड से होता है। अब इसमें दूसरी चीज़ एक और हम समझते हैं। देखिए सी लैंग्वेज में क्या क्लासेस होती नहीं है तो मेन मेथड बाहर ही रहता है। C++ में क्लास होती है तो भी मेन मेथड को हम बाहर रखते हैं। इसलिए हम C++ को सही बोलते हैं कि C++ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। क्योंकि प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होने का मतलब सब कुछ क्लास के अंदर एनकैप्सुलेट होना चाहिए, सब कुछ क्लास के अंदर पैकिंग होना चाहिए, क्लास से बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन C++ में हमारा मेन मेथड बाहर है। बाहर क्यों रखा है, दिक्कत क्या थी, मैंने बताया था पहले भी। क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से होता है, और अगर हमने मेन को ही क्लास के अंदर लिख दिया तो क्लास का मेंबर फंक्शन बन जाएगा। और क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। और ऑब्जेक्ट खुद किस में क्रिएट हो रहा है, मेन मेथड में। ठीक है, तो ये तो फिर वही बात हो गई कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक पटाखा है, पटाखे को छोड़ने के लिए हम उसकी जो बत्ती बाहर निकली रहती है उसको आग लगाते हैं तब पटाखा छूटता है। मान लो उसकी बत्ती बाहर निकालने के बजाय अंदर ही रख दी पटाखे में, तो उसको कैसे छोड़ेंगे। तो ये बत्ती एक तरह से मेन मेथड है। अब जावा के अंदर हमने क्या किया, इसको क्लास के अंदर रख दिया। अब आप सोचोगे कि क्लास के अंदर रख दिया तो अब क्या होगा, अब तो वही दिक्कत आ गई। तो इसका क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको आप एक दूसरा तरीका भी है समझने का। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। अब अंडा फूटेगा, उसी में से मुर्गी निकलेगी, और मुर्गी होगी तभी तो अंडा आएगा। तो इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। तो वैसे ही इसमें हो जाता है कि सबसे पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, और आपने मेन को क्लास के अंदर रख दिया। क्लास के अंदर हो गया तो ये मेंबर फंक्शन हो गया, और मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है। और क्लास का ऑब्जेक्ट किस में बन रहा है, मेन मेथड में। और मेन मेथड को कॉल कराने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो हमने क्या किया, इसको बना दिया स्टैटिक। आपने देख रहे हैं ऊपर देखा है आपने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो स्टैटिक बनाने से क्या होगा, जब भी कोई मेथड है उसको हम क्लास में स्टैटिक बनाते हैं
इसका मतलब है कि उस मेथड को हम क्लास के बाहर कॉल कर सकते हैं बिना उस क्लास के ऑब्जेक्ट के भी। ये आपको ध्यान देना है। यही कारण है कि हमने मेन मेथड को स्टैटिक बनाया है। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्लास के अंदर किसी मेथड को स्टैटिक बनाने का मतलब है कि उस स्टैटिक बना दिया है क्लास के अंदर, इसका मतलब है तो क्लास का मेंबर फंक्शन, लेकिन स्टैटिक बना दिया इसका मतलब बिना उसके ऑब्जेक्ट के भी उसको कॉल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें AWT कंट्रोल डेमो जो हमारी क्लास का नाम था उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। ये जावा में ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है, न्यू AWT कंट्रोल डेमो कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट से हम फंक्शन को कॉल करेंगे मेथड को शो इवेंट डेमो। आगे है प्राइवेट वॉइड प्रीपेयर GUI। इसका डेफिनेशन हमने लिखा है मेन फ्रेम इक्वल टू न्यू फ्रेम जावा AWT एग्जाम्पल्स मेन फ्रेम डॉट सेट साइज। मेन फ्रेम हमने एक मेथड बनाया था मेन फ्रेम क्लास का, और इससे सेट साइज उसकी फ्रेम की साइज़ हमने 400 बाई 400, आप कम ज़्यादा भी रख सकते हो साइज़। मेन फ्रेम डॉट सेट लेआउट, अब सेट लेआउट करेंगे तो लेआउट कौन सी हम काम में ले रहे हैं, न्यू ग्रिड लेआउट 3,1। ठीक है, तो 3,1 में क्या हो जाएगा, 3 कॉलम बन जाएंगे, एक रो बन जाएगी। मेन फ्रेम डॉट एड विंडो लिसनर न्यू विंडो अडेप्टर। ठीक है, तो ये लिसनर हमने ऐड कर दिया। पब्लिक वॉइड विंडो क्लोजिंग विंडो इवेंट सिस्टम डॉट एग्जिट। हेडर लेबल एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, उसमें हमने सेट अलाइनमेंट कर दिया, और वो कहाँ रखा, अलाइनमेंट सेंटर में रख दिया। स्टेटस लेबल सेट अलाइनमेंट लेबल डॉट सेंटर। स्टेटस लेबल उसकी साइज़ हमने डिसाइड कर दी। फिर हमने पैनल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें लेआउट रखा फ्लो लेआउट। मेन फ्रेम डॉट एड हेडर लेबल कंट्रोल पैनल स्टेटस लेबल, और मेन फ्रेम को हमने सेट विजिबल कर दिया ट्रू। ये करना ज़रूरी है, विजिबल में ट्रू करना ज़रूरी है। प्राइवेट वॉइड शो इवेंट डेमो, इसमें सेट टेक्स्ट कर दिया कंट्रोल इन एक्शन बटन। बटन का एक ऑब्जेक्ट बना दिया ओके बटन, दूसरा बना दिया सबमिट बटन, तीसरा कैंसिल बटन। तो बटन क्लास के हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, इसका मतलब 3 बटन हमारे पास बन जाएंगे। देखिए, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक हमें कोई बटन वहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा। हमारे पास बटन क्लास है लेकिन वहाँ पर कोई बटन डिस्प्ले नहीं होगा, इसलिए जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे बटन क्लास के उतने ही बटन हमें दिखाई देंगे। तो ओके बटन, सबमिट बटन, कैंसिल बटन, इस तरह से हमने 3 बनाए, और ब्रैकेट के अंदर इनके नाम दे दिए डबल कोट्स में, ओके, सबमिट और कैंसिल। फिर इनके साथ में हमने एक्शन कमांड है वो भी इनके साथ में सेट कर दिए, ओके, सबमिट और कैंसिल। फिर एक्शन लिसनर है वो ऐड कर दिया हमने, रजिस्टर कर दिया इसके साथ में बटन के साथ में। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आपने इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है वो तो लगा दिया, उसमें स्विचेज भी लगा दिए, लेकिन स्विच का कनेक्शन नहीं किया जब तक फैन से लाइट से, तो वो चलेगी नहीं। तो ये कनेक्शन करना ज़रूरी है। ऐड एक्शनल लिसनर न्यू बटन क्लिक लिसनर, सबमिट बटन डॉट एड एक्शन लिसनर न्यू बटन क्लिक लिसनर, कैंसिल बटन डॉट एड एक्शन लिसनर न्यू बटन क्लिक लिसनर। कंट्रोल पैनल ऐड ओके बटन, ऐड सबमिट बटन, ऐड कैंसिल बटन, ये कंट्रोल पैनल पर हमने ऐड कर दिए। मेन फ्रेम डॉट सेट विजिबल ट्रू कर दिया। प्राइवेट क्लास बटन क्लिक लिसनर इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर, तो हमने एक क्लास बनाई
बटन क्लिक लिसनर, और उसमें हमने इम्प्लीमेंट कर दिया एक्शन लिसनर जो इंटरफेस है। पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड एक्शन इवेंट ई स्ट्रिंग कमांड इक्वल टू ई डॉट गेट एक्शन कमांड। इफ कमांड डॉट इक्वल्स ओके, अगर कमांड हमारा ओके आया है तब हम स्टेटस लेबल है वो सेट टेक्स्ट करेंगे ओके बटन क्लिक्ड। अगर ओके बटन क्लिक किया है तो इवेंट लिसनर है वो इवेंट को कैसे हैंडल करेगा, वो लेबल सेट कर देगा ओके बटन क्लिक, तो हमें विंडो में दिख जाएगा डिस्प्ले में कि हमने ओके बटन क्लिक किया है। ठीक है, अगर हम खुद कर रहे हैं तो पता ही है, मान लीजिए अगर माउस हमने किसी दूसरे को दे दिया कि अब आप क्लिक करो और मैं बताऊंगा कौन से बटन पर क्लिक किया है, तो बिना कर्सर को देखे भी आप नीचे मैसेज देख के बता दोगे। एल्स इफ कमांड डॉट इक्वल सबमिट, अगर कमांड सबमिट के इक्वल है तो सबमिट बटन क्लिक्ड। एल्स स्टेटस लेबल डॉट सेट टेक्स्ट कैंसिल बटन क्लिक्ड। ये हमारा प्रोग्राम था, इसको हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हम उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर हमने प्रोग्राम लिखा है और फिर कंपाइल करेंगे जावा सी। प्रोग्राम का नाम क्या है, AWT कंट्रोल डेमो डॉट जावा। कंपाइल हो गया, अगर कोई एरर नहीं है इसका मतलब सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। रन कराने के लिए जावा स्पेस AWT कंट्रोल डेमो फाइल का नाम एंटर, और हमारा इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरा PC है। अब कैसे आपको करना है देखिए, यहाँ गए स्टार्ट में, यहाँ टाइप किया CMD, एंटर किया तो ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया है हमारा, ये आपको दिख रहा है। तो सी यूजर कंप्यूटर लैब में है हम अभी, लेकिन मैंने किसी दूसरे फोल्डर में बना रखा है मेरा प्रोग्राम। तो मैं जाऊँगा CD एक्सलेस, इससे बाहर निकल गया, और CD जावा 1, जावा 1 में मैंने प्रोग्राम्स बना रखे हैं, तो यहाँ आ गया मैं। अब मेरा जो प्रोग्राम है उसको मैं कंपाइल करूँगा। कंपाइल करने के लिए जावा सी का मतलब जावा कंपाइलर स्पेस मेरे प्रोग्राम का नाम, मेरी फाइल का नाम क्या नाम था, AWT कंट्रोल डेमो डॉट जावा। तो ये मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया और यहाँ पर कोई एरर नहीं आई, इसका मतलब मेरा प्रोग्राम सही लिखा हुआ है, कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करवाना है, तो रन कराने के लिए जावा स्पेस प्रोग्राम का नेम, फाइल का नेम, तो जावा स्पेस प्रोग्राम का नेम, और एंटर कर देंगे। तो ये आउटपुट आ गया। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये कर्सर गया, ओके बटन पर क्लिक किया तो मैसेज आ गया ओके बटन क्लिक्ड। सबमिट पर किया तो सबमिट बटन क्लिक्ड, और कैंसिल पर किया तो कैंसिल बटन क्लिक्ड। ठीक है, विंडो की साइज़ हमने फुल कर दी तो लेआउट अपने आप विंडो की साइज़ के हिसाब से एडजस्ट हो गया है। वापस रीस्टोर कर दिया, तो यहाँ से जैसे आप विंडो की साइज़ चेंज करोगे वैसे ये लेआउट है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। इस पर देखिए,
आप देख रहे हैं इसमें, देखिए अभी ऐसा है, अगर मैंने विंडो की साइज़ ऐसे कर दी तो इस तरह से हो जाएंगी ये। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था। आगे इसमें देखते हैं हम अडेप्टर्स। अडेप्टर्स क्या होते हैं? तो अडेप्टर्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती है जो कि रिसीव करती है वेरियस इवेंट्स को रिसीव करने के लिए क्लासेज होती है। कैसी क्लासेज? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मैंने मतलब बताया था क्या होता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ भी है, इन क्लासेज में मेथड्स वो खाली होते हैं। द मेथड्स इन दीज क्लासेज आर एम्प्टी, मतलब हम खाली मेथड बनाते हैं, सिर्फ उनको डिक्लेयर करके छोड़ते हैं, डेफिनेशन नहीं लिखते हैं। तो फिर डेफिनेशन कौन लिखेगा? दीज क्लासेज एग्जिस्ट एज कन्वीनियंस फॉर क्रिएटिंग लिसनर ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्लासेज इसलिए एग्जिस्ट करती है कि लिसनर ऑब्जेक्ट्स उनको क्रिएट किया जा सके, और जो इनको इम्प्लीमेंट करेगा उनकी डेफिनेशन लिखेगा। AWT एडेप्टर्स, तो यहाँ पर कॉमनली जो यूज्ड AWT एडेप्टर्स है उनकी लिस्ट हमारे पास है। इसको एक एक करके हम समझेंगे। फोकस अडेप्टर, एन एब्स्ट्रैक्ट अडेप्टर क्लास फॉर रिसीविंग फोकस इवेंट। तो ये फोकस इवेंट को, तो जो उसका नाम है वैसा ही उसका काम होगा, क्योंकि हमने नाम ऐसे दिए। और क्लास का नेम है, देखिए पता चल रहा है, क्योंकि हर एक जो वर्ड है उसका पहला लेटर है, F कैपिटल है, A कैपिटल है। फोकस अडेप्टर, फोकस अडेप्टर एक क्लास है, उसका काम क्या है? वो रिसीव करेगा फोकस इवेंट को। की अडेप्टर, की अडेप्टर एक क्लास है जो रिसीव करेगा की इवेंट्स को। माउस अडेप्टर, माउस इवेंट्स को रिसीव करने वाला क्लास है। माउस मोशन अडेप्टर, वो माउस की मोशन इवेंट्स को रिसीव करने वाला क्लास है। विंडो अडेप्टर, वो रिसीव करेगा विंडो इवेंट्स को। लेआउट इंट्रोडक्शन, अब लेआउट क्या होता है? जैसे आप यहाँ पर हमारे कॉलेज का फ़ोटो देख रहे हैं, तो इसमें लेआउट क्या है? इसमें जो नक्शा किस तरह का बना हुआ है कॉलेज का, बिल्डिंग का, तो लेआउट का मतलब होता है कि हमने कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे जमाया है। यहाँ पर अलग अलग कमरे हैं, उनको किस तरह से हमने, जितनी भी लेबोरेटरीज है उनको कैसे किस तरह से जमाया है, क्या लेआउट रखा है। तो लेआउट का मतलब होता है कि कंटेनर के भीतर है वो कंपोनेंट्स की व्यवस्था कैसे करनी है। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स को कंटेनर के अंदर किसी विशेष स्थिति में रखना, किस तरह से हम उसको रखते हैं। जैसे आप एक कमरे के अंदर, आपका जो लिविंग रूम है उसके अंदर आप कैसे करते हैं कि बेड की साइड में रहेगा, अलमीरा की साइड में रहेगा, चेयर की साइड में रहेगा, तो वो कैसी आप लेआउट रखते हैं अपने कमरे की। तो कहीं भी कोई कंटेनर होता है, उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनको किस तरह से हमें व्यवस्थित करना है, उसको लेआउट डिजाइन करना बोलते हैं। कंट्रोल्स को लेआउट करने का कार्य है वो लेआउट मैनेजर द्वारा ऑटोमेटिकली किया जाता है। हमारे पास लेआउट मैनेजर होता है, वो ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल करता है। अब लेआउट मैनेजर क्या होता है? लेआउट मैनेजर कंटेनर के अंदर सभी कंपोनेंट्स को ऑटोमेटिकली व्यवस्थित करता है। यदि हम लेआउट मैनेजर का यूज नहीं करते हैं तो भी कंपोनेंट्स हैं वो डिफ़ॉल्ट लेआउट के द्वारा अपने आप अपनी पोजीशन पर जमा दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम अगर यूज़ नहीं करेंगे तो भी डिफ़ॉल्ट जो लेआउट है उसके द्वारा अपने आप हो जाएंगे। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स आए, मैंने उनको बोला कि आप बैठ जाओ अपने हिसाब से, ठीक है, या फिर मैंने बोला कि चलो रोल नंबर वाइज बैठ जाओ, या फिर अपने नेम के हिसाब से, ठीक है, या फिर गर्ल्स एक तरफ बॉयज़ एक तरफ। या तो मैं लेआउट मैनेजर में हूँ, टीचर है, वो बताएगा कि आपको कैसे बैठना है। अगर मान लो मैं क्लास में प्रेजेंट नहीं हूँ तो भी वो बच्चे आएंगे, वो कहीं ना कहीं तो अपने हिसाब से एडजस्ट होंगे, बैठेंगे। तो हम किसी भी लेआउट मैनेजर को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो भी डिफ़ॉल्ट लेआउट मैनेजर होता है, वो अपने आप उनको व्यवस्थित कर देता है। हाथ से कंट्रोल्स को लेआउट करना संभव है, लेकिन दो कारण उनसे ही मुश्किल हो जाता है।
ठीक है, मतलब कोई लेआउट मैनेजर हम काम में नहीं ले रहे, मैनुअली हम हैं वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट बताएंगे कि इस बटन को यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है। लेकिन इसमें कुछ दिक्कत है, कुछ मुश्किलें हैं। एक तो ये है कि कंटेनर के भीतर बड़ी संख्या में कंट्रोल को संभालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मान लो 10 स्टूडेंट आए तो 10 को तो मैं एक एक को नाम ले लेके बुला के आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो, सबको अलग अलग बैठा दूंगा क्लास में। तो मान लो 100 बच्चे आ गए तो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए मुझे एक लेआउट मैनेजर चाहिए होगा। मैं या तो बताऊँगा कि अपने रोल नंबर के हिसाब से अपने हिसाब से बैठ जाइए, या फिर और कोई तरीका होगा। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक तरीका हो, उससे हैंडल करना पड़ेगा अगर लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं तो। और अगर कम कंपोनेंट्स हैं तो हम मैनुअली भी उनको कर सकते हैं बिना किसी लेआउट मैनेजर की हेल्प के। अक्सर एक जो कंपोनेंट होता है उसकी चौड़ाई और ऊंचाई होती है, उसकी जानकारी हमें तब नहीं दी जाती है जब हमें उन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। जब उनको कंपोनेंट्स को अरेंज कर रहे हैं उस टाइम पर हमारे पास चौड़ाई ऊंचाई की जानकारी नहीं होती है, तो ये भी बहुत मुश्किल होता है जब मैनुअली हम उसको अरेंज कर रहे होते हैं। हमने बटन का कोऑर्डिनेट दे दिया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो वो सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं हो पाएंगे। तो ये जो दो दिक्कत है हमारे पास जब हम बिना किसी लेआउट मैनेजर के मैनुअली उनको मैनेज करते हैं। तो इसीलिए जावा में क्या है कि हमें उनको पोजीशन करने के लिए वेरियस लेआउट मैनेजर्स है वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो इनकी जो साइज होती है और उनकी साइज और शेप का जो अरेंजमेंट होता है वो वेरी करता है हर एक लेआउट मैनेजर में। वो अलग अलग लेआउट मैनेजर के तरीके हैं। हो सकता है कि एक टीचर आए वो बोले कि रोल नंबर वाइज बैठ जाइए, एक टीचर आए नहीं गर्ल्स एक तरफ बॉयज़ एक तरफ बैठ जाइए, तीसरा आएगा वो कोई तीसरे तरीके से बैठाएगा। तो इस तरह से अलग अलग लेआउट मैनेजर है, उनके अलग अलग तरीके हैं पोजीशन करने के। जब एप्लेट या एप्लीकेशन विंडो का आकार बदलता है तो घटकों का आकार और व्यवस्था की प्रतिक्रिया में बदल जाती है। यानी लेआउट मैनेजर है वो एप्लेट व्यूअर या एप्लीकेशन विंडो की जो साइज़ है उनके अनुकूल हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी दिखाया प्रोग्राम रन करके आपको, जब विंडो की साइज़ है हम कम ज़्यादा कर रहे हैं तो लेआउट है वो भी चेंज हो रही है अपने आप ऑटोमेटिकली। जैसे इस लैब में हम देख सकते हैं, इस लैब का हमने लेआउट ये कर रखा है कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको बिल्कुल दीवार के सारे हैं वो हमने जमा दिए हैं। ठीक है, अब इसका कारण ये है कि जो वायरिंग है आप देख सकते हैं तो वो इलेक्ट्रिक जो बोर्ड लगे हैं हमारी दीवार में लगे हुए हैं, तो वो चारों तरफ हैं। तो इसमें देखिए बीच में खाली रह जाएगा हमारे पास, तो वो जो वायरिंग है वो न तो पैरों में आएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सिस्टमेटिक तरीका है एक कंप्यूटर लैब को जमाने का। लेआउट मैनेजर इज एसोसिएटेड विथ एवरी कंटेनर ऑब्जेक्ट। तो लेआउट मैनेजर है वो हर एक जो कंटेनर ऑब्जेक्ट है उससे एसोसिएटेड होता है। प्रत्येक लेआउट मैनेजर उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जो लेआउट इंटरफेस को लागू करता है। ठीक है, ईच लेआउट मैनेजर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास दैट इम्प्लीमेंट द लेआउट मैनेजर इंटरफेस। तो लेआउट मैनेजर क्या है, एक इंटरफेस होता है और उसको जो क्लास इम्प्लीमेंट करेगी उसका एक ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या होगा, लेआउट मैनेजर। अब इंटरफेसेज कौन कौन से हैं हमारे पास, लेआउट मैनेजर। द लेआउट मैनेजर इंटरफेस डिक्लेयर्स दोज मेथड्स विच नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द क्लास whose object will act as a layout manager। ये मैंने बताया, लेआउट मैनेजर इंटरफेस डिक्लेयर करता है दोज मेथड्स विच नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द क्लास whose object will act as layout manager। एक क्लास होगी वो लेआउट मैनेजर को इम्प्लीमेंट करेगी और उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारा लेआउट मैनेजर। तो जो लेआउट मैनेजर इंटरफेस है उसके अंदर कुछ मेथड्स हैं उनको हम डिक्लेयर करते हैं। सिर्फ इंटरफेस का मतलब क्या है, प्योरली एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब सिर्फ मेथड्स को डिक्लेयर करके छोड़ दिया, उनको खाली छोड़ दिया है। उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, जो लेआउट मैनेजर काम में लेगा। लेआउट मैनेजर 2 इज द सब इंटरफेस ऑफ द लेआउट मैनेजर। दिस इंटरफेस इज फॉर दोज क्लास दैट नो हाउ टू लेआउट कंटेनर्स बेस्ड ऑन लेआउट कंस्ट्रेंट ऑब्जेक्ट्स। AWT लेआउट मैनेजर क्लासेज कौन कौन सी होती है, बॉर्डर लेआउट। The border layout arranges the components to fit in the 5 regions ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड सेंटर। जैसे मैंने लैब का एग्जांपल दिया,
तो मैंने क्या किया, सभी कंप्यूटर्स को दीवार के सारे कर दिया, बॉर्डर के ऊपर अटैच कर दिया। तो बॉर्डर लेआउट क्या कर देगा, कंपोनेंट्स को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं के अंदर और सेंटर के अंदर अरेंज कर देगा। कार्ड लेआउट ऑब्जेक्ट ट्रीट्स ईच कंपोनेंट इन द कंटेनर एज ए कार्ड, ओनली वन कार्ड इज विजिबल एट टाइम। तो ये क्या करता है, कार्ड की तरह ट्रीट करता है। जैसे आपने ताश पत्ते देखे होंगे कार्ड्स, तो 52 कार्ड्स है, 52 पत्ते हैं, लेकिन एक के ऊपर एक रखे हैं तो अपने को क्या दिखेगा, एक ही दिखेगा सामने वाला, तो स्टेक रहता है एक के ऊपर एक। तो कार्ड लेआउट क्या करता है, जैसे आपने विंडो भी देखा होगा, विंडो के ऊपर विंडो खुलते जाते हैं, ठीक है। तो कार्ड लेआउट क्या करेगा, हर एक जो ऑब्जेक्ट है, कंपोनेंट है, उसको ट्रीट करेगा एक कार्ड की तरह, और एट ए टाइम क्या होगा, एक ही कार्ड विजिबल होगा, वो एक स्टेक बन जाएगा। फ्लो लेआउट इज द डिफॉल्ट लेआउट, इट लेआउट्स द कंपोनेंट इन ए डायरेक्शनल फ्लो। तो फ्लो लेआउट में क्या फ्लो रहेगा, इनका एक डायरेक्शनल फ्लो रहेगा। ग्रिड लेआउट मैनेज द कंपोनेंट्स इन फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्रिड। एक रेक्टेंगुलर ग्रिड होता है, उसके अंदर फॉर्म करता है ग्रिड। ठीक है, ग्रिड लेआउट आपने देखा होगा, जैसे मोबाइल के अंदर अलग अलग वो हमारे आइकन्स दिखते हैं, वो ग्रिड लेआउट ही है, जिसके अंदर कुछ कॉलम्स होती है, कुछ रोज होते हैं, एक टेबल की तरह होता है ग्रिड लेआउट। टेबल बनाते हैं ना, कुछ रो और कुछ कॉलम होंगे उसमें। या फिर आप देख सकते हैं कि आप जब एग्ज़ाम रूम में बैठते हैं या क्लास रूम में बैठते हैं, तो उसमें क्या होती है कि बेंचेज जब वो रो में और कॉलम्स में अरेंज होती है, तो वो क्या है, ग्रिड लेआउट है। Grid bag layout, this is the most flexible layout manager class. The object of grid bag layout aligns the component vertically, horizontally or along their baseline without requiring the components of same size. Containers are integral part of AWT GUI components. Containers क्या होते हैं, AWT GUI components का अभिन्न अंग होते हैं। एक कंटेनर एक स्थान प्रदान करता है जहाँ एक कंपोनेंट स्थित हो सकता है। A container in AWT is a component itself and it adds the capability to add component to itself. एक कंटेनर भी अपने आप में क्या होता है, कंपोनेंट ही होता है, लेकिन उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो दूसरे कंपोनेंट्स है उनको अपने ऊपर जमा सकता है उनको। Following are noticeable points to considered. Sub classes of container are called as container, for example panel, frame and window. तो कंटेनर की जो सब क्लासेज है वो भी कंटेनर ही होती है। एग्जाम्पल के लिए पैनल, फ्रेम और विंडो। तो पैनल, फ्रेम और विंडो भी अपने आप में क्या है, कंपोनेंट्स ही है, लेकिन उनको कंटेनर में इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर दूसरे कंपोनेंट्स रख सकते हैं। देखिए हम पैनल, फ्रेम और विंडो के अंदर बटन्स रख सकते हैं, तो बटन क्या है, कंपोनेंट है, पर बटन एक कंटेनर नहीं है, क्योंकि बटन के अंदर हम दूसरी चीज़ नहीं घुसा सकते उसमें। ठीक है, समझ गए आप। लेकिन विंडो है, वो है तो कंपोनेंट, लेकिन वो कंटेनर टाइप का है, क्योंकि उसके अंदर हम बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, वो उसके अंदर लगा सकते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स है, क्या उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स में आप बटन घुसा सकते हो। एक रेडियो बटन में क्या चेक बॉक्स घुसा सकते हो, नहीं घुसा सकते, क्योंकि वो सिर्फ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स और कंटेनर में डिफरेंस है। कंटेनर कैन ऐड ओनली कंपोनेंट टू इटसेल्फ। A default layout is present in each container which can be overridden using set layout method. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप नहीं लगाओगे कोई लेआउट तो भी डिफ़ॉल्ट लेआउट तो होता ही है उसके अंदर। जैसे क्लास में कोई नहीं है और बच्चे आए एग्ज़ाम देने के लिए, तो बच्चे अपने हिसाब से बैठ गए उसके अंदर, तो बैठ तो जाएंगे कैसे भी बैठो आप, तो वो डिफ़ॉल्ट लेआउट होगी। लेकिन अगर कोई लेआउट मैनेजर है तो टीचर आएगा वहाँ पर, तो टीचर बोलेगा कि आप ऐसे कैसे बैठ गए, आप रोल नंबर वाइज बैठिए, तो वो क्या करेगा, उसको ओवरराइड कर देगा। कंटेनर एंड डिस्क्रिप्शन। कंटेनर क्या होता है, इट इज़ अ जेनरिक कंटेनर ऑब्जेक्ट विच कैन कंटेन अदर AWT कंपोनेंट्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कंटेनर और डिस्क्रिप्शन। पैनल क्या है, एक कंटेनर है, कंपोनेंट तो है ही, पर किस टाइप का कंपोनेंट है, कंटेनर टाइप का, क्योंकि इसमें दूसरे कंपोनेंट आ सकते हैं। पैनल इज द सिंपलेस्ट कंटेनर, ये सबसे सिंपल टाइप का कंटेनर है। इट प्रोवाइड्स स्पेस इन विच एनी अदर कंपोनेंट दैट कैन बी प्लेस्ड इंक्लूडिंग अदर पैनल्स। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट कंटेनर है और ये प्रोवाइड करता है स्पेस जिसमें हम अदर कंपोनेंट्स को प्लेस कर सकते हैं। तो एक पैनल के अंदर दूसरा पैनल भी आ सकता है। फ्रेम इज़ द टॉप लेवल विंडो विथ ए लिटिल एंड ए बॉर्डर, विथ ए टाइटल एंड ए बॉर्डर। ठीक है, तो फ्रेम होता है वो सबसे टॉप लेवल का विंडो होता है,
जिसके अंदर ऊपर एक लेफ्ट अपर कॉर्नर के अंदर उसका टाइटल होता है और एक बॉर्डर होता है चारों तरफ। तो फ्रेम के अंदर ही सब कुछ आता है हमारा, उसके अंदर ही। विंडो ऑब्जेक्ट इज ए टॉप लेवल विंडो विथ नो बॉर्डर एंड नो मेन्यू बार। तो विंडो ऑब्जेक्ट होता है वो टॉप लेवल विंडो होता है और इसके अंदर कोई बॉर्डर और कोई मेन्यू बार नहीं होता है। As we know that every top level window has a menu bar associated with it. The menu bar consists of various menu choice available to the end user. Further, each choice contains list of options which is called drop down menus. Menu and menu items controls the subclass of menu component class. तो मेन्यू हायरार्की कुछ इस तरह से होती है, ऑब्जेक्ट होता है, मेन्यू कंपोनेंट होता है। मेन्यू कंपोनेंट में दो सब क्लास हो गई, मेन्यू बार और मेन्यू आइटम। मेन्यू आइटम में मेन्यू आएगा और चेक बॉक्स मेन्यू आइटम आएगा। ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे सारा। कंट्रोलर डिस्क्रिप्शन, मेन्यू कंपोनेंट क्या करता है? इट इज़ द टॉप लेवल क्लास फॉर ऑल मेन्यू रिलेटेड कंट्रोल्स। मेन्यू बार, द मेन्यू बार ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विद द टॉप लेवल विंडो। मेन्यू आइटम इन द मेन्यू मस्ट बिलोंग टू द मेन्यू आइटम और एनी ऑफ इट्स सब क्लास। तो कोई भी आइटम हमें ऐड करना है तो मेन्यू आइटम में ऐड करेंगे। मेन्यू ऑब्जेक्ट इज अ पुल डाउन मेन्यू कंपोनेंट विच इज डिस्प्लेड फ्रॉम द मेन्यू बार। चेक बॉक्स मेन्यू आइटम, चेक बॉक्स इज सब क्लास ऑफ मेन्यू आइटम। तो ये हम जब डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट्स यूज़ करते हैं तो हमें ये देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें इनके नाम पता नहीं है कि किसको क्या बोलते हैं। बाकी हम सब फ्रेंडली हैं, इन चीज़ों से हमने यूज़ किया है इनको कंप्यूटर पर। पॉपअप मेन्यू कैन बी डायनेमिकली पॉप्ड अप एट ए स्पेसिफाइड पोजीशन विद अ कंपोनेंट। तो पूरी हमारी जो स्क्रीन है उस पर कई बार पॉपअप निकलता है स्पेसिफिक पोजीशन पर, एकदम से पॉपअप बाहर निकलता है, वो मैसेज आता है इस पर कुछ, वो होता है पॉपअप मेन्यू। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या आपके कुछ सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और हम डेली वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं हमारे चैनल पर, तो आप नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।